तेलंगाना मूवमेंट पर हमारे क्रैश कोर्स का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मुल्की मूवमेंट और वो कैसे शुरू हुआ इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मुल्की नॉन मुल्की का जो वर्ड है इसकी लंबी तारीख है। तकरीबन हैदराबाद में पुलिस एक्शन होने से 60-70 साल पहले से इसकी शुरुआत हो गई, बल्कि बोल सकते हैं अब 100 साल पहले से। वो आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में ग्रुप 2 के एग्जाम में कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमको सबसे पहले लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो सबसे पहले मुल्की का मतलब क्या है और नॉन मुल्की का मतलब क्या है। तो मुल्की का मतलब मकामी रहने वाला, मकामी बाशिंदा है, उर्दू वर्ड है। और नॉन मुल्की मतलब गैर मकामी शख्स है। तो यहाँ पे उस वक्त मुल्की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हैदराबाद स्टेट जो है एक मुल्क के लेवल का दर्जा रखता था। आप समझ रहे हैं ना कि वो बज़ाहिर इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं था, तो इसलिए उसको मुल्की नॉन मुल्की बोलते थे। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? बहमनी सल्तनत के दौर से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। अब आप सवाल करेंगे कि बहमनी दौर कब का और ये जो है पुलिस एक्शन 1948 में, इतना लंबा फर्क कैसा? ये कैसी तारीख है? ये 14वीं सदी बहमनी सल्तनत की है और ये जो है एक 20वीं सदी का वाकया है। तो इतना लंबा अरसा कैसा है? तो आपको मैं बताता हूँ कि काकतीयास का जब जवाल हुआ था तो उसके बाद जो है दक्कन की सरजमीन पर जिनकी हुकूमत थी वो बहमनियों की हुकूमत थी। तो 14वीं सदी के दौरान जो है आपको तो मालूम है कि खिलजी और तुगलक और दूसरे दिल्ली के सलातीन ने यहाँ पर हुकूमत किए थे। आपको तो मालूम है काकतीयास को हराए थे। उसके बाद बड़े पैमाने पर क्या हुआ कि जो लोग मुसलमान नॉर्थ में थे वो लोग दक्कन में आके आबाद हो गए थे। ठीक है, उस दौरान दिल्ली से और दूसरे इलाकों से आके दक्कन में आबाद हो गए, तो ये लोग दक्कनी कहलाए। तो इसी दौरान क्या हुआ कि कुछ और मुसलमान जो इराक, ईरान और अरब ममालिक और टर्की जैसे ममालिक से आके यहाँ पे बहमनी सल्तनत के दौर में जो है यहाँ पे आबाद हो गए थे, तो दक्कन में आबाद हो गए थे। तो इन लोगों को आफाकी बोलते। तो आफाक मतलब दूर के रहने वाले, ठीक है, दूर दराज इलाकों के रहने वाले। दक्कनी वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में ही रहते हुए दक्कन आके आबाद हो गए थे। तो एक आफाकी और दक्कनी, तो मामला ये हुआ कि उसी दौरान से ही जो दक्कन के रहने वाले थे इन लोगों को मुल्कीस कहलाया गया और जो आफाकी थे उन लोगों को नॉन मुल्की कहा गया। और यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जो लोग दूर दराज आफाकी लोग थे उस दौर में, बहमनियों के दौर में, बड़े काबिल थे। तो मामला ये हुआ कि जो तीसरे सुल्तान हैं बहमनी सल्तनत के, जिनका नाम है अहमद शाह, उन्होंने अपने दौर में मोहम्मद गवान इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, जो कि आफाकी थे और बड़े काबिल थे। उन्होंने कई रिफॉर्म्स किए थे, बहुत ज्यादा इस्लाहात किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसी दौरान उन्होंने कई काबिल लोगों को भी जो है, मोहम्मद गवान कई काबिल आफाकी लोगों को भी जो है अपने सल्तनत में जॉब्स दिए थे। तो ये लोग इसके अलावा ट्रेडिंग और बिजनेस भी करते थे और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग थे। तो मसला ये हुआ कि उन आफाकी लोगों के खिलाफ जो दक्कनी लोग थे, जो लोकल्स थे, वो लोग हसद जलन किए थे। और उसके बाद इन दोनों में बहुत बड़ा फाइट हो गया था, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। और एक दूसरी बात यह है कि जो मुसलमान ईरान, इराक और टर्की वगैरह से आए थे वो लोग ज्यादातर शिया तबके से ताल्लुक रखते थे और जो दक्कनी रहते थे ये लोग सुन्नी थे। तो इन लोगों में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि जो बहमनी सल्तनत थी इसका जवाल हो गया था और मोहम्मद गवान का कत्ल कर दिया गया था उसकी इसी के नतीजे में। तो उसके बाद बहमनी सल्तनत पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। तो ये सल्तनत कब खत्म हो गई? 1527 को जो है इनकी सल्तनत खत्म हो गई और उसके बाद बहमनी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो यहाँ पे गोलकोंडा को दारुल हुकूमत बनाते हुए कुतुब शाही सल्तनत जो है वजूद में आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुली कुतुब शाह जो है, जो खुद भी एक ईरान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने खुद भी जो है ईरान के रहने वाले हैं। तो उन्होंने क्या करे, यहाँ पे गोलकोंडा के इलाके से जो है कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद रखे थे। तो उसके बाद क्या करे, कुतुब शाही सल्तनत को मालूम था कि बहमनियों का जवाल कैसे हुआ, तो उन्होंने क्या करे कि ज्यादातर दक्कनियों को जो है जॉब्स देना शुरू किया था। और उसके बाद जो है उन्होंने लोकल लोगों को जो है मतलब जॉब्स भी दिए और साथ में ये भी बोले कि हम लोकल कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो हैदराबाद में जो कंपोजिट कल्चर की शुरुआत हुई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की शुरुआत हुई, ये कुतुब शाही दौर से ही शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुतुब शाही एक सुल्तान है जिनका नाम है अबुल हसन तानेशाह, जो लास्ट के किंग्स में से इनका शुमार होता। तो इन्होंने जो है अपने दौर में अक्कन्ना को जो है पेशकार का दर्जा दिए थे और मादन्ना को जो है महामंत्री का दर्जा दिए थे। तो जहां तक कुतुब शाही दौर था, इन लोगों के दौर में मुल्की और नॉन मुल्की का कोई असर पाया नहीं गया, क्योंकि ये लोग शुरू से ये बात जानते थे और इसीलिए ये लोग क्या करे, लोकल लैंग्वेज और कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करे थे और ज्यादातर जॉब्स में जो है लोकल्स को तकर्रुर करते थे।
अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आसिफ जाही दौर की। तो यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए कि 1724 में निजामुल मुल्क जो है यहाँ पे आसिफ जाही डिनास्टी की बुनियाद रखी थी। और उन्होंने क्या करे थे, उन्होंने जब दक्कन को आए थे तो अपने फॉलोअर्स के साथ आए थे, और जो उनके खास खास लोग थे उनको बड़े जॉब्स बड़े ओहदों पे फाइज करे थे, और उनके जो औलाद थे वो लोग दक्कन में ही रह गए थे। लेकिन मुल्की नॉन मुस्लिम मुल्की का जो मसला है ये आसिफ जाही डिनास्टी में उस वक्त शुरू हुआ जब अफजलुद्दौला जो है हुकूमत करते थे। तो जो अफजलुद्दौला कौन है, बोलते हैं पांचवें निजाम है, तो उनके दौर में ये मुल्की नॉन मुस्लिम मुल्की का मसला शुरू हुआ था। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुल्की नॉन मुल्की का जो मसला है ये असफ जाही डिनास्टी में 3 फेजेस में शुरू हुआ, 3 मराहिल में। ठीक है, तो पहला मरहला 1853 से 1883 के दौरान, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि 53 के बाद क्या होता कि आपको मालूम है कि सालार जंग का तकर्रुर होता बतौर वजीर आजम। तो उनको दीवान ऑफ हैदराबाद के तौर पे तकर्रुर किया जाता 1853 में। तो सालार जंग मालूम है कि कई एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाते, और इन रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने ये कोशिश करते, चूंकि उन्होंने भी जो है लंदन में पढ़े हुए थे, तो उन्होंने बोलते भाई जहां पे भी टैलेंट है उसको हम एंकरेज करेंगे, उसको लाएंगे। तो उन्होंने क्या करते थे, नॉर्थ इंडिया के जो पढ़े लिखे जो बड़े ऑफिसर्स ब्रिटिश के दौर में थे उनको अच्छे पैकेज देके हैदराबाद बुलाते थे। तो उनमें से कुछ लोग हैं यहाँ पे सैयद अहमद खान, अमीन उद्दीन खान। तो ये लोग जो है सालार जंग के असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे। तो ये लोग बहुत बड़ा रोल अदा करे थे नॉन मुल्किस को दक्कन की सरजमीन में बुलाने के लिए, खास तौर पे जिनको इंग्लिश जबान आती थी, जिनको जो मद्रास प्रोविंस में रहते थे, तो उनको जो है यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा काम करना है। तो उसके बाद आपको तो मालूम है कि मुगल एम्पायर एम्पायर का कोलैप्स हो जाता 1857 में, आपको मालूम है बहुत बड़ा रिवोल्ट होता। तो उसके बाद जो कई लोग बेरोजगार हो जाते नॉर्थ इंडिया में, तो उन सबको जो है हैदराबाद बुलाते, आओ भाई यहाँ पे आप अगर आपके पास टैलेंट है तो जरूर आइए। फिर इसी तरह जो है यहाँ पे क्या होता कि कई एजुकेटेड लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रहते वहां पे पढ़ते थे, तो उनको भी जो है यहाँ पे बुला के जॉब्स देते थे। और इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिया में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स अच्छी खासी ट्रेनिंग होती थी उनको भी बुला के जो है उनको दीवानीस के तौर पे तकर्रुर किया जाता था। यहाँ पे जो सालार जंग थे तुराब अली खान, उनका मकसद ये नहीं था कि मतलब मुल्की अफराद के साथ नाइंसाफी हो। उनका मकसद ये था कि भाई यहाँ पे चूंकि उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो जहां से पढ़े लिखे लोग हैं हमारा काम है काम करने वाले होना। तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं उनको बुलाने के मकसद से उन्होंने नॉन मुल्की को अपॉइंट करे थे। अब सालार जंग को भी मालूम था कि नॉन मुल्कीस का असर ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसा रहा तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या करे थे कि नॉन मुल्कीस के असर को खत्म करने के लिए कुछ मेजर्स भी लिए थे, कुछ इकदाम भी करे थे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि मुल्कीस में बहुत बड़ी मतलब बेचैनी और जो है अदम इत्मीनान का माहौल पैदा हो गया था। वो लोग बहुत ज्यादा नाराज होना शुरू हुए थे। तो सालार जंग भी क्या करे, कुछ मेजर्स लिए, कुछ इकदाम लिए। यहाँ पे हम उन इकदाम की बात करेंगे। तो जो नॉन मुल्की ऑफिसर्स थे उनको जो है, अगर उन लोगों को निजाम की फैमिली, दीवान और ब्रिटिश रेसिडेंट और दीगर नवाबों से मुलाकात के लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता था। और नॉन मुल्की ऑफिसर्स जो है उनको टाइटल और जागीर नहीं दिया जाता था। और नॉन मुल्की इसके असर को रोकने के लिए आर्मी वगैरह में तो उन लोगों को आर्मी वगैरह में तकर्रुर नहीं किया जाता था। और नॉन मुल्की अफराद का जो प्रपोजल था कि उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए फारसी के बजाय, तो उसको भी जो है रिजेक्ट कर दिए थे। तो उन्होंने कोशिश बाद में करे थे कि भाई बैलेंस किया जाए। उन्हें ये बोलते थे कि भाई नॉन मुल्की बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन वो लोग लोकल पीपल का स्टेटस हासिल नहीं कर सकते। लास्ट में इस बात का भी जो है ऐलान कर दिए थे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता कि मुल्कीस पे पहला सरकारी ऑर्डर 1868 में जारी किया गया था। तो इसके बारे में आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो ये साल याद रखिए। तो ये जो ऑर्डर था इसका मकसद ये था कि जो मुल्की अफराद हैं उनको तालीम याफ्ता किया जाए और उनको बड़े गवर्नमेंट पोस्ट में तकर्रुर किया जाए। तो इस मकसद से सालार जंग अव्वल ने ये ऑर्डर पास किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में सिर्फ मुल्की अफराद का ही तकर्रुर किया जाए। तो ये किस सुल्तान के दौर में जारी किया गया? अफजलुद्दौला पांचवें निजाम के दौर में ये ऑर्डर जारी किया गया था। अब ये तो फर्स्ट फेज आप देख लिए सालार जंग के दौर में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेकंड फेज है मुल्की नॉन मुल्की का मसला असफ जाही डिनास्टी में, ये याद रखिए 1884 से 1911 तक। 1911 यहाँ पे इसलिए बढ़ रहे क्योंकि उसके बाद जो लास्ट निजाम है मीर उस्मान अली खान, उन्होंने फायज हुए थे। तो मुल्की और नॉन मुल्की का जो मसला है ये पीक पे सबसे
ऊंचाई पे कब गया था? सिक्स्थ निजाम मीर महबूब अली खान के दौर में हुआ था, क्योंकि सालार जंग का डेथ कब हुआ था? 1883 में हुआ था। तो सालार जंग 2 जो है मतलब दीवान बने थे, और इन्हों जो है बयाज थे, इनका जानिबदाराना रवैया था, वो खुल के जो है नॉन मुल्की इसको सपोर्ट करते थे। और तो जो दूसरे सालार जंग थे मीर लायक अली खान, इन्हों क्या करे थे कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फारसी की जगह उर्दू लाके कर दिए थे, तो इससे नॉर्थ इंडियंस को और आसानी हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने क्या करे थे कि इंग्लिश को जो है मैंडेटरी लैंग्वेज कर दिए थे। तो आपको तो मालूम है कि दक्कन वालों को इंग्लिश उतनी आती नहीं थी, तो इससे और नॉर्थ इंडियंस को एक तरफ उर्दू है, दूसरी तरफ इंग्लिश है, तो उनके लिए और आसानी हो गई थी जॉब्स हासिल करने के मामले में। और एक सितम बालाए सितम ये करे कि नॉन मुल्कीस को हायर पैकेज दिया गया, हायर सैलरीज दिए गए, जबकि मुल्कीस को जो है सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट किया गया, उनके साथ बर्ताव किया गया। तो उसके बाद क्या करे, जो मुल्की अफराद थे ये लोग मीर महबूब अली खान को एक लेटर दिए थे और बोले कि सालार जंग सानी इन्हों क्या करे, बहुत ज्यादा नॉन मुल्कीस की तरफ जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रहे। तो ये जो लेटर है इसको मुल्की पत्रम कहलाया जाता। और मीर महबूब अली खान जो थे उस पर फौरी जवाब दिए और ये बोले कि सालार जंग 2 को ये बोले कि उस वक्त जो एम्प्लॉयज जिनका तकर्रुर हुआ था उनकी लिस्ट को जारी किया जाए, जिनका तकर्रुर किया गया था, और ये भी बताया जाए कि उनकी नेटिविटी कहाँ की है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1886 में एम्प्लॉय सिविल लिस्ट जारी किया गया था। तो 1886 में एम्प्लॉयज का जो सिविल लिस्ट जारी किया गया था, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस लिस्ट के मुताबिक तो जो लोग मुल्की मुलाजिमीन है उनकी तादाद 246 थी, और परसेंटेज में ये लोग 52 थे, और इन पर जो सैलरी के जो खर्चे थे ये सिर्फ 42%, यानी है तो 52% एम्प्लॉयज, लेकिन उनको सैलरी का परसेंटेज 42। जबकि जो नॉन मुल्कीज थे ये लोग 48% थे, जॉब्स के नंबर्स के हिसाब से 230 थे, लेकिन इनको जो सैलरी दी जाती थी ये 58% दी जाती थी। तो यहां पे आपको खुल्लम खुल्ला दिख रहा कि एम्प्लॉयज तो नॉन मुल्की ऑलमोस्ट जो है 48% है, फिर उनको जो सैलरी दी जाती 58% दी जाती। तो इसका मतलब यह है कि जो हायर लेवल पे जो पोजीशंस हैं वो लोग नॉन मुल्कीस हैं, और उनको जो सैलरी भी दी जाती वो हायर लेवल पे दी जाती। तो ये जो है मामले को एस्केलेट कर दिया और पेचीदा बना दिया था। अब जब यहां पर मामला पेचीदा हो गया तो 1888 में 2 साल के बाद एक गेजेट जारी किया गया था मीर महबूब अली खान छठवें निजाम की तरफ से। उसकी तारीख भी यहां पर यह है कि रबीउस सानी के 15 तारीख को। तो इस गेजेट में सबसे पहली मर्तबा मुल्की का वर्ड यूज किया गया था किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में। तो इस गेजेट में मुल्की का लफ्ज तो यूज किया गया था। अब मुल्की कौन है, तो उन्होंने ये बोले कि जो भी दक्कन की सरजमीन में 12 साल सेटल हो गया तो उसको मुल्की कहा जाएगा। और ये बोले कि जितने भी पोस्ट दक्कन की सरजमीन में फिल होंगे वो सिर्फ लोकल लोगों को ही फिल होंगे, और यहाँ पे जो नॉन मुल्कीस रहेंगे वो लोग जॉब हासिल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से परमिशन हासिल करेंगे। लेकिन इतने बड़े गैजेट को जारी करने के बावजूद नॉन मुल्कीस को हायर किया जाता रहा। अब यहाँ पे थोड़ा हिंदू मुस्लिम का भी मसला हो गया था, क्योंकि 90% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, लेकिन जो नॉन मुल्की अफराद जिनको जिनको जॉब्स दिए जाते थे वो लोग मुसलमान थे, जो कि एक 10% थे। तो वो भी मसला पैदा हो गया था, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस में भी वो शुरू हो गया था वो। तो जैसा मैं बताया कि ये गेजेट 1888 का जारी करने के बावजूद नॉन मुल्कीस को तकर्रुर किया जाता रहा। तो ये कौन किसके हरकत से हो रहा था? ये सालार जंग सानी के कामों से हो रहा था, क्योंकि इन्हों जो है नॉन मुल्की की तरफ ज्यादा फेवर करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुल्की और नॉन मुल्की का मसला और बढ़ गया था, क्योंकि एक गेजेट जारी करे फिर जो है ना उसके बावजूद नॉन मुल्की इसको हायर किया जाता रहा, उनको तकर्रुर कर रहे थे, तो फिर एक प्रेशर बढ़ गया था। तो सालार जंग सानी जो है 1887 में रिजाइन कर दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1894 में एम्प्लॉयज की सिविल लिस्ट दोबारा जारी की गई थी। तो यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि ये बताया गया कि जो गेजेटेड एम्प्लॉयज हैं हैदराबाद स्टेट में उन लोगों की तादाद 680 है, और मुल्की अफराद सिर्फ 233 है, जबकि नॉन मुल्की अफराद 447 है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग ज्यादा हैं। और अफसोस की बात यह है कि उसमें सिर्फ 20 मुल्की हिंदूस हैं। ठीक है, ये बात भी जो है काबिल गौर है। और सबसे अहम बात यह है कि 1886 में
एम्प्लॉयज की सिविल लिस्ट जारी की गई थी तो उस वक्त नॉन मुल्की एम्प्लॉयज कितने थे यहाँ पे 230। लेकिन 1886 से आप 1894 मतलब कितने साल हो गए 1886 से 94 8 साल, ये 8 साल में नॉन मुल्की मुलाजिमीन कितने हो गए 447। तो 230 से 447 हो गए सिर्फ 8 साल के अरसे में। तो आप देख सकते हैं कि सालार जंग सानी मीर लायक अली खान क्या कर दिए थे जो इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई, जबकि इस दौरान में गेजेटेड नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसको जरीदा बोलते, उसके बावजूद कुछ एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए उनको रिजाइन करना पड़ा। अब यहाँ पे महाराजा किशन प्रसाद, किशन बाग वाले खुश हो जाइए, इनके नाम से ही किशन बाग है, तो महाराजा किशन प्रसाद 1901, ठीक है, इनको जो है दीवान के तौर पे तकर्रुर किया गया। तो इन्हों जो है फर्स्ट हिंदू मुल्की थे जो इतने बड़े ओहदे पर फायज हुए थे। तो इनकी सबसे खास बात ये थी कि इन्हों जो है मुल्कीज को सबसे ज्यादा फेवर करते थे और इन्हों इस मसले को जानते थे और ये बोलते थे कि नहीं, हमको मुल्कीज के साथ इंसाफ करना है। तो महाराजा किशन प्रसाद इतना ज्यादा फेवर करते थे कि मतलब मुल्की अफराद के साथ, कि आपको एक बात बताता चलूं कि साल 1910 में हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि हम मुल्की इसका प्रोटेक्शन करेंगे एम्प्लॉयमेंट्स में। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो नॉन मुल्की के जो जॉब्स थे उसको टेम्पररी बना दिया गया, मतलब कभी भी आपकी जॉब जा सकती। और पहली बार ये बोला गया कि जॉब जो होती वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे होती, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बेसिस पे नहीं होती कि किसी मतलब किसी को पसंद आ गया, किसी को कोई लीडर को पसंद आ गया तो जॉब दे दिए। पहले ऐसा चलता था, अब बोले कि नहीं, अब रिटर्न टेस्ट होना, उसी के बेसिस पे जॉब मिलेंगी। तो ये पॉइंट याद रखिए, आपसे पूछ सकता। तो ये कौन सा नोटिफिकेशन है? 1910 का नोटिफिकेशन है। और किशन प्रसाद, महाराजा किशन प्रसाद को लोग गॉड फादर ऑफ मुल्की मूवमेंट, ये उनको बोलते थे कि हमारे मुल्की मूवमेंट के ना गॉड फादर है, ये बोला जाता था। तो अब यहाँ पे हम लोग तीसरे मरहले की बात करेंगे। 1911 में क्या होता कि मीर महबूब अली खान का डेथ हो जाता, छठवें निजाम का। तो उसके बाद सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान जो है रूलर बन जाते, हाकिम बन जाते। तो यहाँ पे मीर उस्मान अली खान का अजीम कारनामा यह है कि 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आता। उनका मकसद यह रहता कि जो मुल्की अफराद हैं ये लोग अच्छा एजुकेशन हासिल करें। तो ये उर्दू मीडियम का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान में। अब चूंकि इस यूनिवर्सिटी में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये उर्दू है, कई इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के किताबों का ट्रांसलेशन होना है, तो ये लोग क्या करते कि इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करने के लिए नॉन मुल्की अफराद का तकर्रुर करते। आपको तो मालूम है कि दक्कनी उर्दू, दूसरी तरफ लखनवी उर्दू। तो यहाँ पे क्या होता कि लखनवी उर्दू, दक्कनी उर्दू, तो आप बहुत ज्यादा वो हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इस मामले में। तो क्योंकि दक्कनी उर्दू दक्कन के लोग बोलते थे, मुल्की अफराद बोलते थे, और लखनवी उर्दू जो है लखनऊ के अफराद बोलते। लेकिन मैं खुद भी जो है एक बार 2017 में लखनऊ गया था, लोग बोलते लखनवी उर्दू बोल के, बट आपको एक बात मेरे तजुर्बे में बोल रहा हूँ, लखनवी उर्दू सिर्फ किताबों की रह गई लोगों में। मेरे को तो ऐसा लगा कि ऐसी कोई बात नहीं रही, बस बोल रहे थोड़ी बहुत एजुकेटेड लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके हद तक ही रह गई, बुक्स के हद तक रह गई। लेकिन प्रोमिनेंट क्या है बोलते दक्कनी उर्दू है। मैं कोई वो फेवरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देख लिया कि लखनवी उर्दू वाज ओनली इन बुक्स, या फिर जो एजुकेटेड लोग हैं उनके हद तक रह गए। लेकिन फिर भी आपको दक्कनी उर्दू आज भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, लोग बोलते और इसके मिठास को लोग महसूस करते। तो यहाँ पे बोलना ही चाह रहा हूँ कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम होने के बाद से लेके कुछ जो मुल्की अफराद हैं वो लोग एजुकेटेड लोगों को प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गया उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे काबिल जिक्र नाम है जिनका नाम है राय बाल मुकुंद। तो इन्हों अगरचे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, यहाँ पे उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन्हों फर्स्ट मुल्की ग्रेजुएट हैं हैदराबाद स्टेट में, और इनको जो है 1908 में हैदराबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तकर्रुर किया गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है, मीर उस्मान अली खान के दौर की 1919 में एक फरमान जारी किया गया था जिसमें मुल्की लफ्ज का डेफिनेशन जारी किया गया था। यहाँ पे यह है 1919 में ये फरमान जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें मुल्की रूल्स को एक और मर्तबा क्लियर किया गया। तो उसमें यह बताया गया कि इन तीनों शर्तों में, इन तीन चार चीजों में से जो भी एक फुलफिल करे वो जो है मुल्की कहलाएगा। तो वो क्या है? या तो उन्हें हैदराबाद में पैदा होना, या फिर वो हैदराबाद का रेसिडेंट होना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वालिद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के 15 साल गुजर जाए अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त, तो वो भी जो है मुल्की कहलाएगा। और एक खातून अगर है तो उन जो है एक मुल्की शख्स की बीवी होनी चाहिए। अगर उन्हें नॉन मुल्की है तो उसको मुल्की कहलाने के लिए जरूरी है कि उन्हें एक मुल्की शख्स की बीवी हो। तो ऐसे शराइत रखे गए थे 1919 के इस फरमान में।
तो यहाँ पे आप पढ़ ले सकते हैं उन चीजों को, लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि एक शख्स को मुल्की कहलाने के लिए एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में 15 साल तकमील करना, और उन्हें जो है मजिस्ट्रेट में एक एफिडेविट सबमिट करना कि उन जो है अपने साबिका जहां से भी आया वहां पे उन्हें वापस नहीं जाएगा, ये एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा उसको। तो इन शराइत के बेसिस पे जो ताल्लुकातदार होते थे उनको जो है ये अथॉरिटी दी गई कि वो लोग मुल्की सर्टिफिकेट्स को जारी करें। तो ये शराइत आप आराम से बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन ये 3-4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी वजह से ताल्लुकादार किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे तो वो लोग सूबेदार को जो है अप्लाई कर सकते दोबारा, लेकिन जो सूबेदार का फैसला होता वही फाइनल कहलाएगा। मैं यहाँ पे अहम बात ये बताना चाह रहा हूँ कि उस्मानिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन 1920 में क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो लोग हैदराबाद स्टेट में क्या करे कि उस्मानिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के नाम पर एक एसोसिएशन बनाए, और ये लोग क्या करे कि तेलंगाना स्टेट में इनके कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और आपको तो मालूम है कि जो नुमाइश है एग्जीबिशन सोसाइटी ये भी इन्हीं लोगों की तरफ से शुरू की गई थी। तो ये सवाल अक्सर क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस में आ सकता है कि उस्मानिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ये कब बनाया गया, तो आप याद रखिए ये बात। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 1933 का एक फरमान जारी किया गया था मीर उस्मान अली खान की तरफ से, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा बड़े बड़े पोस्ट में जो है नॉन मुल्की इसको तकर्रुर करते थे, तो बहुत पीक पे पहुंच गया था। तो 1933 में आपको मालूम होना चाहिए कि मीर उस्मान अली खान ने एक फरमान जारी किया था, एक सरकारी ऑर्डर जारी किया था। उसमें ये बोले कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो एजुकेटेड मुल्कीस हैं उनको ही तरजीह दी जाएगी, और जो नॉन मुल्कीस के जो जॉब्स रहेंगे वो टेम्पररी बेसिस पर रहेंगे। और मैं एक वीडियो भी बनाया था जिसमें ये बताया था कि जो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जो थे उस दौर में, जिनको कोतवाल वेंकट रामिरेड्डी कहा जाता, उन्होंने क्या करे कि मुल्की अफराद को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे थे, जो एक्टिविस्ट थे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करे थे। उसके बाद इस फरमान के जारी होने के बाद जो मुल्की अफराद थे ये लोग कई जलसे करते हुए मीर उस्मान अली खान का शुक्रिया अदा करते कि आप हमारे हक में एक बेहतरीन फरमान जारी करे बोल के। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे यह बात पूछा जा सकता, ग्रुप 2 में आप देख लीजिए पूछेगा 1935 में 33 में फरमान जारी किया गया था, अब 35 में क्या हुआ, निजाम सब्जेक्ट लीग ये कायम होता। ठीक है, तो उर्दू में इसको बोलते हैं, ये तो इंग्लिश नाम है जिसका उर्दू में जमीयत रिफाइयाम निजाम, ठीक है, और रिफाई यानी निजाम होगा ये उर्दू में, और तेलुगु में निजाम प्रजला संघम। तो इन लोगों ने एक स्लोगन दिया था हैदराबाद फॉर हैदराबादीस, ये वर्ड याद रखिए। और इस लीग के जो सदर थे इनका नाम है नवाब सर निजामत जंग, ये नाम याद रखिए। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर लतीफ सैयद और रामचंद्रा नायक, और इसके जो ट्रेजरर थे खजांची जिनको बोलते बैरिस्टर नौशीद चिन्नई, ये नाम है। तो निजाम सब्जेक्ट लीग या निजाम मुल्की लीग या जमीयत रिफाई यानी निजाम या निजाम प्रजल संगम, ये सब एक है। इसकी अहमियत क्या है, इनका मकसद क्या है कि मुल्की अफराद के राइट्स का प्रोटेक्शन हो। और ये लोग बोले कि भाई ये लोग ये चाहते थे कि दक्कन की सरजमीन पर एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहे, जो हुकूमत निजाम की उस वक्त चल रही थी वो नहीं चल सकता, और ये बोले कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो। अच्छा, ये क्यों मुतालबा बढ़ते जा रहा, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि एक तरफ हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तब्दीलियां हो रही थी, एक तरफ ब्रिटिश को भगाने की तैयारी चल रही थी, एक तरफ नए नए लॉस बन रहे जहां पे इंडियन लेवल पे जो ब्रिटिश को हटा के ज्यादातर जो लोकल्स को जो है रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल रहा था, एक से एक रूल्स बना रहे हैं वो लोग, नए नए जो है ना मतलब ऑफिसर्स आ रहे थे ब्रिटिश से, सब कुछ चेंजेस आ रहे थे, लेकिन दक्कन में हाल जू का तू था। तो ये लोग बोले कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली हो और वहां पे इलेक्शन हो और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहे। लेकिन ये लोग निजाम से कोई ज्यादा फाइट का माहौल नहीं था, ये लोग निजाम से बहुत फ्रेंडली रिलेशंस, बहुत ही दोस्ताना माहौल में ये पूरे मुतालबात को मनवाना चाह रहे थे। और ये लोग ये भी बोले कि हम लोग निजाम की तरफ हम अपनी इताअत और फर्माबरदारी को जाहिर कर रहे, हम निजाम से टकराव नहीं चाह रहे। तो निजाम सब्जेक्ट लीग के प्रेशर से ये होता कि उस वक्त के जो निजाम रहते मीर उस्मान अली खान, उन्होंने एक कमेटी बनाने का ऐलान करते, और उस कमेटी के जो बड़े रहते, हेड रहते, उनका नाम है अरवामुदम अय्यंगार। तो इन्हों क्या करते कि कुछ अमेंडमेंट्स, इनके रिकमेंडेशंस पे कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाते यहाँ पे 1939 में, और मुल्की अफराद को और ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता।
एक बात गौर करे होंगे कि ये लोग जो निजाम मुल्की लीग है, ये लोग मुतालबा कर रहे इस बात का कि दक्कन में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहे और असेंबली बनाई जाए। लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन को ये फुलफिल किया जाता है 1939 में, और वो भी ये है कि हम मुल्की इसको ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप निजाम की नीयत को आप देख सकते हैं कि जहां पे उन्होंने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते तो वहां पे कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि निजाम और नाराज हो जाते। मुल्की जो ये जो निजाम मुल्की लीग है, जब इसके रिकमेंडेशन आते तो बोलते भाई लोकल मुल्की अफराद के राइट्स की जहां तक बात है हम उसको फुलफिल करेंगे, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं करना। तो उन्होंने क्या करते, नाराज हो जाते इस मुतालबे पर। तो यहाँ पे शुरू में लोग जो है बड़े जोश में रहते कि हम भी इस लीग में ज्वाइन करते, लेकिन जैसे जैसे इस लीग पर निजाम की नाराजगी हो जाती तो लोग और पीछे हट जाते। तो इसी दौरान ये होता कि यहाँ पे इस मुल्क निजाम मुल्की लीग पर जो है निजाम की नाराजगी होने के बाद ये होता कि कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम किया जाता, और उसके बाद 1939 में क्या होता कि ये जो निजाम सब्जेक्ट लीग है ये खत्म हो जाता। उसके बाद क्या होता कि 1937 में, इसी दौरान की बात है कि मुल्की लीग में कुछ हिंदूस रहते हैं, ये लोग एक तंजीम कायम करते जिसका नाम है पीपुल्स कन्वेंशन। और यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो अरवामुदम अयंगार कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं वो हैदराबाद की सरजमीन पर एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहे, इस सिलसिले में कुछ और रिकमेंडेशंस हैं उनको जानना जरूरी है। तो उन्हें ये बोले कि मतलब ये कमेटी कायम हुई थी 1937 में, और उसके कुछ रिकमेंडेशंस है वो ये है कि मुल्की रूल्स को बहुत सख्ती के साथ नाफिज किया जाए जॉब अपॉइंटमेंट्स में। और उन्हें ये बात बोले थे कि आर्टिकल 39 में और इसके रूल्स को जो है बहुत ज्यादा सख्त सख्त किया जाए। और यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ जॉब्स के मामले में कैंडिडेट्स की एफिशिएंसी, उनके स्किल्स और उनके मोरल बिहेवियर को कंसीडर किया जाएगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्पेशल सिस्टम कायम होना, जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह से एक स्पेशल सिस्टम कायम होना, ये बात उन्होंने करे थे। तो अब यहाँ पे ये सब चीजें होने के बाद आपको तो मालूम है कि पुलिस एक्शन होता है 4-5 साल के बाद, और उसके बाद कुछ और डिटेल्स हैं जो 48 से 52 के दौरान पैदा हुई, और वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ये काफी ज्यादा हो गया। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इन वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथी